ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप लोगों का हमारे इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कवर करूंगी आप लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था चॉम्स्की हायरार्की जो ग्रामर का है वर्गीकरण, उसका डिवीजन क्या था। तो आपने देखा था कि चॉम्स्की साहब 4 कैटेगरी में आपके ग्रामर को डिवाइड किए हैं ना, रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर एंड देन रिकर्सिव एन्यूमरेबल ग्रामर। ठीक है, तो ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है कि भाई ये इतने तरह के ग्रामर होते हैं। फिर लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको ग्रामर में यूज होने वाले बेसिक टर्म जैसे अल्फाबेट, सिंबल और क्या पढ़ा था आप लोगों ने, प्रोडक्शन रूल एक्सेट्रा। तो अब आज हम लोग, पिछले क्लास में मैंने प्रॉमिस करा था कि भाई अब एक एक ग्रामर करके हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। तो जो सबसे सिंपलेस्ट और रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है उसको आप कहते हैं रेगुलर ग्रामर। ठीक है, तो आज हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो रेगुलर ग्रामर से ही संबंधित बातें समझेंगे। तो सबसे पहले जो रेगुलर ग्रामर में बेसिक टर्म्स यूज होते हैं, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेज क्या कहलाते हैं, तो ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये भी पढ़ चुके थे कि भाई रेगुलर ग्रामर के लिए फाइनाइट ऑटोमाटा मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम लोग अच्छे से रेगुलर ग्रामर को समझ लेंगे, इसमें यूज होने वाले सारे टर्म्स को समझ लेंगे, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा मशीन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देखिए, जब बात एक्सप्रेशन की आती है तो आप कहेंगे कि मैम बिना ऑपरेटर के तो एक्सप्रेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात है। तो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, पहले आप ये समझ लो। तो देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में अल्फाबेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो भी आप सिंबल यूज करोगे अपने ग्रामर में वो अल्फाबेट तो रहेगा। उसके अलावा एक्सप्रेशन आप किससे मिला के बनाओगे? तो आप एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें अल्फाबेट हो और साथ में क्या हो, बताओ आप लोग, साथ में क्या होना चाहिए, ऑपरेटर होने चाहिए। ठीक है, तो जो ऑपरेटर रेगुलर ग्रामर में यूज होता है बेसिकली वो 3 तरह का ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, पहला ऑपरेटर यूनियन ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और तीसरा ऑपरेटर क्लीन क्लोजर ऑपरेटर। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई अल्फाबेट है, ठीक है, इन तीनों एक्सप्रेशन से मिलके बना है ऑपरेटर से, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या क्या कहलाएगा, तो वो समझ लीजिए आप लोग। तो कहता है रेगुलर लैंग्वेज को, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को आप रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा कैसे जाता है इसको आप समझें। कहता है कि अगर कोई लैंग्वेज फाई से डिनोट किया गया है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, फाई ही होगा। फिर अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज आपका एप्सिलॉन से डिनोट किया गया है, आपको मैंने बोला था नल स्ट्रिंग, ये एम्प्टी सेट को बताता है और ये नल स्ट्रिंग को बताता है ना। तो नल स्ट्रिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो क्या है, 0 है। जब आपके लैंग्वेज में स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 0 भी एक्सेप्टेबल है, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नल एक्सप्रेशन से। तो नल ये एप्सिलॉन सिंबल से, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो एप्सिलॉन सिंबल जो है ये भी आपका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, 100% वैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, फाई इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, 100% वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो तीसरा देखिए, अभी मैंने बोला आपको, मैं क्या समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या क्या कौन है और कौन नहीं है। तो ये बात आप तब जान पाओगे ना जब आप जानोगे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के रूल्स क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, और दूसरी बात आपको क्या बताया हमने कि भाई जो कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है उस सब को आप रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात आपने क्या समझा कि फाई यानी एम्प्टी सेट इज आल्सो ए वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। ओके, एप्सिलॉन जिसका मतलब आप क्या समझते हैं, लेंथ, जिस स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो, 0 हो, तो उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। आप कहोगे मैम स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता करेंगे, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, तो आपको मालूम है स्ट्रिंग आप किससे बनाते हो, तो अल्फाबेट के सीक्वेंस को आप स्ट्रिंग बोलते हो। तो स्ट्रिंग का लेंथ अगर 0 है यानी उसमें कोई अल्फाबेट नहीं है, तो उसको आपने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया था, पिछले लैंग्वेज क्लासेस में आपने देखा है ना।
तो एप्सिलॉन भी जो है वो क्या है, एप्सिलॉन इज आल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, पाई इज आल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। वेरी क्लियर। अब आइए इसके ऊपर क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू अल्फाबेट। ओके, ए बिलोंग्स टू अल्फाबेट, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि ए जो है वो क्या है, अल्फाबेट है। ये सेट थ्योरी में लिखने के तरीके हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स अल्फाबेट, और बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ए जो है अल्फाबेट का पार्ट है कि नहीं। तो अगर ए अल्फाबेट है तो सिंपल ए अगर आप लिख रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो ए वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन में अभी तक मैंने 3 बात बताया। क्या क्या बताया कि फाई अगर कोई सेट इम्पटी है तो वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रिंग का अगर लेंथ 0 है तो भी वो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया कि अगर कोई सिंबल अल्फाबेट को बिलोंग करता है दैट सिंबल इज ऑल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मान लीजिए ए है, ए अल्फाबेट को बिलोंग कर रहा है तो ए खुद में अपने आप में रेगुलर एक्सप्रेशन है और पूरी तरह वैलिड है, सही है। उसी तरीके से अगर आप कहोगे कि मैम अगर यहाँ भी अल्फाबेट को बिलोंग करता तो क्या बी वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होता, तो जवाब होगा बिल्कुल होता। कोई भी सिंबल जो आपके अल्फाबेट को बिलोंग करता है दैट इज ऑल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। 3 बात आपको समझ में आ गया। फाई इज वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, एप्सिलॉन इज ऑल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन, as well as alphabet symbol which belongs to particular language is also a valid regular expression। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए ऑपरेटर आ गया। मैंने बात करी थी आपको ऑपरेटर की। कहता है सपोज अगर ए और बी कोई भी वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है कि नहीं। अगर ए और बी वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है मतलब ए भी एक अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक है। तो उन दोनों का यूनियन, देखिए यहाँ प्लस जो है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं, बेसिक हमेशा क्लियर होना चाहिए बच्चों को। यूनियन का मतलब क्या होता है माय डियर कि ए अकेला भी हो सकता है। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, आइदर ए और बी और ए बी और बी ए ऑल्सो, ये सब ए प्लस बी का ही पार्ट है, राइट और नॉट। ए प्लस बी बोलने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ए हो सकता है, सिर्फ बी हो सकता है, या ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। समझे मेरी बात को, या ए बी भी हो सकता है, यूनियन है साथ है, या बी ए भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, ए प्लस बी इज ऑल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर, सिंपल। अब चलिए कॉन्कैटिनेशन को भी प्यार से समझ लीजिए। देखिए कॉन्कैटिनेशन डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूनियन को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन जो है ये क्या है, देखिए अगर कहता है ए और बी कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो ए बी का जो कॉन्कैटिनेशन होगा दैट इज ऑल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। वेरी क्लियर ना। अगर ए बी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ए बी का जो कॉन्कैटिनेशन होगा दैट इज ऑल्सो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब प्यार से समझिए आप लोग, यूनियन में और कॉन्कैटिनेशन में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेना शुरू में ही बहुत जरूरी है। ए प्लस बी जब आप बोलते हैं तो अकेला ए हो सकता है, अकेला बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है। लेकिन बात जब आप कॉन्कैटिनेशन की करते हैं तो ये हमेशा ए फॉलोड बी होगा, इट नेवर बी बी फॉलोड ए। समझ रहे हैं ना, हमेशा ए के बाद ही बी आएगा क्योंकि ए और बी को आपने कॉन्कैटिनेट किया है। प्लस और कॉन्कैटिनेशन में समझ में आ रही है ना बात। इसमें ए बी भी लिख सकते हैं और आप बी ए भी लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट हियर बी ए क्योंकि यहाँ कॉन्कैटिनेट किया है आपने पहले ए को और उसमें बी को जोड़ा है, ठीक ना। तो ए के बाद ही हमेशा बी आएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर यू। वेरी क्लियर ना कि अगर ए और बी कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन अगर ए बी करते हैं आप तो हमेशा ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए कभी नहीं आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर यू। वेरी क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको याद दिला दूं, फाई इज वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। फाई का मतलब इम्पटी सेट, सेट में कोई भी सिंबल नहीं है।
एप्सिलॉन इज रेगुलर एक्सप्रेशन, डोंट बी कंफ्यूज एप्सिलॉन विद 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट होता है और एप्सिलॉन का मतलब फॉर्मूला ऑटोमाटा में आपके स्ट्रिंग का लेंथ 0 होता है, तो 0 स्ट्रिंग के लेंथ को भी वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन बोला गया है। समझ रहे ना आप मेरी बात। उसके बाद अगर कोई अल्फाबेट सिंबल आपके अल्फाबेट को बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू अल्फाबेट, ये बिलोंग्स टू है ना कि भाई ए जो है अल्फाबेट में शामिल है, तो ए अपने आप में भी एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्लियर। यूनियन ऑपरेटर को आप प्लस सिंबल से दिखाते हैं, तो किसी भी दो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ए और बी आपके पास है तो ए प्लस बी अपने आप में क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब क्या समझाया, आइदर ए आइदर बी, ए बी और बी ए ऑल्सो इवन। लेकिन अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं कि ए बी अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इन दोनों का जो कॉन्कैटिनेशन होगा, कॉन्कैटिनेशन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉन्कैटिनेशन होगा इसका मतलब ये होगा कि ए फॉलोड बी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद ए कभी नहीं आएगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट समझिए, क्लोजर ऑपरेटर। ये क्लीन क्लोजर ऑपरेटर है। ये जो स्टार आपने ए के ऊपर लगा रखा है, पिछले क्लास में भी आपने स्टार को देखा था, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगा जीरो लेंथ ए, अगर ए जीरो लेंथ, स्टार किसको किसको कंसीडर करता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जीरो लेंथ का भी स्ट्रिंग यानी ए के ऊपर स्टार है मतलब 0 ए मतलब एप्सिलॉन। जब लेंथ 0 हो तो उसको आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा और हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में, है कि नहीं। ये बात मैंने बार बार आपको बोला है। स्टार का मतलब ए के पावर 0, ए के पावर 0 मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं 1, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, राइट। कि भाई स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एप्सिलॉन मतलब 0, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है। अब ए के पावर 1 यूनियन होता है, कॉमा देकर के लिखिए आप लोग। ए स्टार का मीनिंग क्या क्या होता है मैं समझा रही हूँ। ए के पावर 0, कॉमा ए के पावर 1, कॉमा ए के पावर 2, कॉमा ए के पावर 3, या इसको प्लस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए के पावर 1 का मतलब क्या, लेंथ ऑफ ए 1, स्ट्रिंग में ए का लेंथ कितना होगा, सिर्फ एक ए होगा। ए के पावर 2 मतलब क्या होगा, 2a होगा। ए के पावर 3 मतलब 3a। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। स्टार मतलब 0 लेंथ से इनफाइनाइट लेंथ तक। क्लियर हो गया। तो ये ए स्टार भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। अगर ए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ए स्टार इज ऑलवेज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये 5 बातें आपको, कितने बातें बताई मैंने बताया आपको 6 बातें। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से ये 6 बातें आप हमेशा हमेशा याद रखेंगे। आई ऑलवेज रिक्वेस्टिंग यू कि हमेशा जो कुछ भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसको कॉपी पर नोट डाउन जरूर करना और उसको समय समय पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लेक्चर सुनने के बाद आदमी को लगता है हमको सब समझ में आ गया, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप हर चीज को भूल जाओगे। इसलिए इसको लिखना भी जरूरी है और टाइम टू टाइम रिवाइज करना भी जरूरी है। यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, वेरी सिंपल। ओके, चलिए रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे ही हम लोग को समझ में आ गया तो बात कर लेते हैं रेगुलर ग्रामर की। पिछले क्लास में आपको बताया था प्रोडक्शन रूल, कि रेगुलर ग्रामर में जो प्रोडक्शन रूल होता है वो कैसा होना चाहिए। लेफ्ट साइड में हमेशा एक नॉन टर्मिनल सिंबल होगा, यानी कि वेरिएबल होगा लाइक दिस, है ना। और राइट साइड में आपका सिंगल वेरिएबल हो सकता है, सिंगल नॉन टर्मिनल लाइक दिस ए हो सकता है, या ए फॉलोड यानी कि टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल। ये रूल आप फॉलो कीजिए, चाहे नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल, ये रूल फॉलो कीजिए। दोनों में से कोई एक को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको नहीं भी समझ में आया तो परेशान मत होइए, इसको देखिए, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट साइड में तो हमेशा वेरिएबल रहेगा, इसका मतलब कैपिटल लेटर में सिंबल लिखा रहेगा। राइट साइड में क्या रहेगा, तो देखिए राइट साइड में हमेशा या तो टर्मिनल ये टर्मिनल सिंबल स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल यानी कैपिटल लेटर में। और नॉन टर्मिनल आपने क्या पढ़ा था, स्टार लगा था, यानी ये 0 भी हो सकता है। तो अगर ये 0 होगा तो ये अकेला ए बन जाएगा, है कि नहीं। और अगर ए नहीं है तो यहाँ बी लिखेंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन में, कि बी के आगे कभी भी ए नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। रेगुलर लैंग्वेज की पहचान क्या होगी,
कि उसमें कभी भी ए जो स्मॉल लेटर है उसके बाद अगर आपने वेरिएबल लिख दिया है तो वेरिएबल के बाद कभी भी टर्मिनल नहीं आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ए कैन डिराइव एप्सिलॉन आल्सो, दिस इज आल्सो वैलिड रेगुलर प्रोडक्शन रूल, ठीक है ना। तो इसी 3 तरह का प्रोडक्शन रूल आपका एक्सेप्टेबल है रेगुलर ग्रामर में, है ना। इसके अलावा और किसी भी तरह का प्रोडक्शन रूल नहीं लिख सकते हैं। तो समझ में आ गई बात हमारी। रेगुलर ग्रामर में क्या हो सकता है कि वेरिएबल फॉलोड बाय व्हाट, टर्मिनल सिंबल, है ना। टर्मिनल सिंबल हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाते हैं अपन। तो पहला रूल आप यह याद रखिएगा कि रेगुलर ग्रामर में जो फर्स्ट रूल है, ग्रामर कैसे प्रोडक्शन रूल लिखेंगे, तो वेरिएबल फॉलोड बाय टर्मिनल सिंबल, ठीक है। दूसरा क्या आपने पढ़ा, वेरिएबल फॉलोड बाय, ये वेरिएबल, इसको क्या बोले हम लोग, एरो, माने प्रोडक्शन क्या है, ये लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल रहेगा और राइट साइड में क्या रहेगा, टर्मिनल सिंबल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, या नॉन टर्मिनल सिंबल फॉलोड बाय टर्मिनल सिंबल। लेकिन ध्यान क्या रहेगा कि अगर ए फॉलोड कैपिटल बी है तो कैपिटल बी के बाद स्मॉल लेटर नहीं आ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल एनी हाउ, ठीक है। और तीसरी बात क्या प्रोडक्शन रूल में आपको रेगुलर ग्रामर में याद रहा, तो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन इज एक्सेप्टेबल। तो इसी 3 रूल के तहत आप रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझ गया आप लोग? चलिए, समझ गया तो अच्छी बात है, बहुत सिंपल बातें हैं ये सब। शुरू में हो सकता है थोड़ा पहली दफा अगर आप सुन रहे हो तो लेकिन फिर भी ये तो मजेदार है, आसान चीजें हैं, सुनते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। अब देखिए ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। आप समझ चुके हैं अभी तक कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मैंने आपको बता दिया सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर मैंने आपको बताया रेगुलर ग्रामर, कि रेगुलर ग्रामर बोलने का मतलब प्रोडक्शन रूल आप कैसे लिखेंगे। तो 3 रूल बता दिया आपको मैंने। तो इसी 3 रूल को फॉलो करके जो प्रोडक्शन रूल लिखा जाएगा वो रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन रूल कहलाएगा। अब तीसरा बात को समझिए आप लोग, जब हम लोग को रेगुलर ग्रामर समझ में आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तो रेगुलर लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है ए लैंग्वेज इज रेगुलर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। हर मतलब अगर आपका लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस्ड हो जा रहा है तो वो आपका वैलिड रेगुलर लैंग्वेज है। समझ में आ गई बात? तो आप कहोगे इसका मतलब मैम हर रेगुलर लैंग्वेज को अपन रेगुलर एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल सही समझा आपने। और हर रेगुलर एक्सप्रेशन को रेगुलर लैंग्वेज से भी दिखा सकते हैं, एकदम वाइस वर्सा है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने अभी आपको क्या बताया, रेगुलर लैंग्वेज से संबंधित 3 टर्म्स आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इसको लिखेंगे आप लोग और समझेंगे। पहला मैंने आपको बताया रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है, कौन कौन सा एक्सप्रेशन किस परिस्थिति में रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिड होगा। दूसरा मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ग्रामर, रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन रूल किस तरह से लिखा जा सकता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया रेगुलर लैंग्वेज। अब उसके बाद मैं जो आगे बताने जा रही हूँ दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो डायरेक्ट सवाल आपको एग्जामिनेशन में रहते हैं, इससे डायरेक्ट सवाल हमेशा आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है और जितने स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में ये सवाल पूछा जाता है। तो इसको भी बड़े प्यार से ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्यूटर में बहुत जगहों पे आपको मिलेगा और सच कहिए तो सब जगह पर मतलब कुछ एक जैसा ही है। क्या मतलब है, जैसे अभी तुरंत समझ में आएगा, घबराइएगा मत। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे यूनियन ऑपरेटर है, ठीक है ना। अभी अभी आपने प्लस ऑपरेटर आपने देखा था ऊपर में, तो प्लस ऑपरेटर जो है वो यूनियन ऑपरेटर कहलाता है, हम लोग समझ गए। तो अब ये क्या कर रहा है कि यूनियन ऑपरेटर जो यूनियन जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई रेगुलर लैंग्वेज जो है वो क्लोज्ड है अंडर यूनियन ऑपरेशन, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 2 रेगुलर लैंग्वेज को ऊपर यूनियन ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, रेगुलर बनेगा। बात समझ में आई हमारी, क्या बोला मैंने।
नहीं भी समझ में आया तो मैं फिर से दोबारा दोहराती हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि अगर आपके पास दो रेगुलर लैंग्वेज आपके पास है, सपोज L1 और L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेज। अब इन दोनों रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, L1 यूनियन L2। तो आप कहोगे कि मैम अभी तो आप प्लस बताई थी, फिर ये यूनियन ऐसे क्यों लिख दिया। अब बोथ सिंबल आर एक्सेप्टेबल, राइट। सो मेनी टाइम्स हम लोग यूनियन को ऐसे लिख देते हैं या प्लस लिख देते हैं, सेम मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिखेंगे। तो कहना क्या है मुझे कि अगर L1 L2 दो रेगुलर लैंग्वेज है तो दोनों का जो यूनियन होगा वो हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा रेगुलर ही होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज आई एम ट्राइंग टू से यू, राइट। मैं यही बात आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो जो यूनियन ऑपरेटर है आपका वो रेगुलर लैंग्वेज में क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। समझ गया ना कि जब दो रेगुलर लैंग्वेज को आप यूनियन करेंगे तो दोनों का यूनियन हमेशा रेगुलर लैंग्वेज ही होगा। अब चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने a to the power n such that n greater than equal to 0, दिस इज वन लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज रेगुलर है। अब कहोगे मैम मैं कैसे समझूं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। तो मैं कहूंगी चलो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाती हूँ। इसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या होगा जरा आप सोच के बताओ। तो यहाँ देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखो अगर n की वैल्यू 0 है तो आपका जो स्ट्रिंग जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, तो आप कहोगे मैम एप्सिलॉन जनरेट होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो L1 क्या जनरेट करेगा, एप्सिलॉन जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो a टू द पावर n क्या जनरेट करेगा, तो आप कहोगे मैम a जनरेट करेगा। बिल्कुल सही। a के पावर 2 कर दोगे तो 2 टाइम्स a जनरेट होगा। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, 0 टाइम्स a, 1 टाइम्स a, 2 टाइम्स a, 3 टाइम्स a, 4 टाइम्स a, 5 टाइम्स a, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स a, मतलब a स्टार। समझ गए। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, 0 टाइम से, 1 टाइम से, इंफिनिटी नंबर ऑफ टाइम से। तो इसको क्लोजर ऑपरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोजर ऑपरेटर। और अभी अभी तो आपने पढ़ा था कि जब अगर ए अल्फाबेट में है सिंबल तो वो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है, और अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टार लगा दिया जाए, क्लीन क्लोजर ऑपरेटर लगा दिया जाए तो वो भी वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और हर वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है। तो अब आप एग्री हो गए ना कि a टू द पावर n कैसे रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि a टू द पावर n के करस्पॉन्डिंग आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, a स्टार। क्योंकि a स्टार जो है वो 0 टाइम से जनरेट कर सकता है, 1 टाइम से कर सकता है, 2 टाइम से कर सकता है, 3 टाइम से कर सकता है, और इंफिनिटी नंबर ऑफ टाइम से कर सकता है। समझ रहे हैं ना। तो a टू द पावर n भी तो वही सेम काम कर रहा है। तो इट इज इसके करस्पॉन्डिंग वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख पा रहे हैं, इसीलिए वैलिड रेगुलर ग्रामर है, ये वैलिड रेगुलर लैंग्वेज है। सिमिलरली अगर b टू द पावर n है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी आपका क्या है, वैलिड रेगुलर लैंग्वेज है। बोलिए क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग भी अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप झट से बोलेंगे कि मैम हम इसको b स्टार लिख देंगे। तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही है, क्योंकि b स्टार मतलब 0 लेंथ का b, 1 लेंथ का b, 2 लेंथ का भी। तो यही बात तो b टू द पावर n भी आपका कह रहा है। तो आप लोग मेरी बात से सहमत हो गए कि a टू द पावर n भी रेगुलर लैंग्वेज है, b टू द पावर n भी रेगुलर लैंग्वेज है। अब जरा प्यार से इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। जब इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करिएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, या यूनियन करके लिखिए। दोनों का मतलब क्या है, समान है। तो आप कहोगे कि अच्छा अब आप ये बताइए कि ये कैसे रेगुलर हुआ। तो अभी देखिए इसको समझिए। a टू द पावर n को अभी अभी आपने मान लिया कि a टू द पावर स्टार हम लोग लिख सकते हैं, और यूनियन को प्लस लिख दीजिए, और b टू द पावर n को भी आपने क्या लिख दिया, b का स्टार। अब देखिए मैंने इसको कहीं पर तोड़ करके लिखा है, a टू द पावर स्टार प्लस b टू द पावर स्टार का मतलब, हाँ चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो आप समझ लीजिए। तो ये इसका मतलब क्या हो गया
कि ये जो लैंग्वेज क्या है, ये क्या जनरेट करेगा, a टू द पावर स्टार प्लस b टू द पावर स्टार, और a टू द पावर स्टार प्लस b टू द पावर स्टार इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन है a और b, तो दोनों का यूनियन हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा, पढ़ा था ना आपने। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो वो रेगुलर लैंग्वेज भी होगा। तो यहाँ देखिए, प्यार से समझ लीजिए इस बात को कि अगर ये a टू द पावर n रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर नहीं बल्कि है, अभी हमने साबित किया, b टू द पावर n भी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों को जब हम यूनियन करेंगे, प्लस करेंगे, तो दोनों का दोनों वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और जब वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये रेगुलर लैंग्वेज तो होगा ही होगा। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे कि अगर दो लैंग्वेज रेगुलर है तो इन दोनों का यूनियन भी क्या है, आपका रेगुलर है। इसीलिए यूनियन ऑपरेटर आपका क्या कहलाएगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है किसका, रेगुलर लैंग्वेज का। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखिए नोट में करके लिख दिया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर a टू द पावर n इज रिप्रेजेंटेड बाय a स्टार, है कि नहीं। a टू द पावर n के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या लिखिएगा, a स्टार। इसका मतलब क्या हो गया, एनी नंबर ऑफ a इंक्लूडिंग जीरो नंबर ऑफ a भी हो सकता है, 1 नंबर ऑफ a भी हो सकता है, 2 नंबर जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा चलिए, अब आप दूसरे प्रॉपर्टी में आइए। यूनियन ऑपरेटर तो आप समझ गए कि भाई ये क्लोजर होगा रेगुलर एक्सप्रेशन में। ये सवाल आएगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, ये सवाल आएगा मतलब आएगा, चॉम्स्की हायरार्की आएगा मतलब आएगा। आपके एग्जाम में एग्जामिनर को सवाल पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िए। चलिए, दूसरा क्या है आपका, इंटरसेक्शन। अब क्या बोलता है कि अगर कोई दो रेगुलर लैंग्वेज आपके पास है, मान लीजिए L1 एंड L2, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी रेगुलर है। इसीलिए इंटरसेक्शन भी रेगुलर लैंग्वेज का क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्शन दोनों लैंग्वेज पर लगाएंगे और फिर भी वो लैंग्वेज क्या बन जाए, रेगुलर, तो उसको आप क्या कहेंगे कि यस, क्लोजर प्रॉपर्टी रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन भी सपोर्ट करता है। समझ गए आप लोग मेरी बात। तो चलिए अब इसको जरा फटाफट एग्जांपल से भी समझते हैं, ठीक। अब एग्जांपल क्या बोलता है ये देखिए। अब मान लीजिए कोई लैंग्वेज आपने a टू द पावर n और b टू द पावर n ले लिया, ठीक है, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब आप कहोगे मैम नहीं मानते हम, तो मानना पड़ेगा प्यार से, इसलिए a टू द पावर n क्या है, a टू द पावर m मतलब a स्टार, ठीक है, क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल टू आप 0 लिखे हैं, तो a स्टार जो है वो क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। b टू द पावर n ये भी आपका क्या हो गया, b स्टार इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। और अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में मैंने बताया दोनों का जो अगर कॉन्कैटिनेशन करिएगा दो रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो वो हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो आप एग्री हो गए कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। जब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये रेगुलर ग्रामर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर a टू द पावर n और b टू द पावर m क्या जनरेट करेगा वो देखिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया है आप लोग को। इसको समझिए, ये ध्यान से समझिए, ये बेसिक बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 नंबर ऑफ a 0 नंबर ऑफ b हो सकता है। तो अगर दोनों का नंबर 0 होगा तो ये क्या जनरेट कर सकता है, एप्सिलॉन जनरेट कर सकता है, ठीक है। देखिए आज मैं यही इसी को समझा करके इंटरसेक्शन वाला रोक दूंगी और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो प्यार से इसको समझ लीजिए, यहीं तक समझ के हम लोग छोड़ेंगे। तो a टू द पावर n और b टू द पावर n का मतलब समझ गए कि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो 0 लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट करेगा। 0 लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट करने का मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन को जनरेट करेगा। एक तो सिंबल इसका दोनों का क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। चलिए अब दूसरा क्या हो गया, ये और क्या जनरेट कर सकता है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब b एक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और m इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ b को भी खाली जनरेट कर सकता है। सिमिलरली a कितना भी नंबर हो सकता है और b 0 नंबर हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1a 2a 3a 4a 5a जितना नंबर ऑफ a, तो एक तो एप्सिलॉन जनरेट करेगा, एनी नंबर ऑफ a जनरेट करेगा, एनी नंबर ऑफ b जनरेट करेगा, और क्या जनरेट करेगा वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर यूनियन नहीं है,
यूनियन होता तो प्लस लिखा रहता। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि डॉट है। डॉट का मतलब आप लोग क्या समझे हैं? डॉट का मतलब आप लोग कॉन्काटिनेशन समझे। कॉन्काटिनेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये हमेशा A फॉलोड बाय B होगा, इट कैन नॉट जनरेट एट एनी कॉस्ट B फॉलोड बाय A, ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि A के बाद B आएगा, कितना भी A हो सकता है उसके बाद B हो सकता है, कितना भी A कितना भी B हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं जनरेट करेगा? तो ये B के बाद A नहीं जनरेट करेगा। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आप समझ गए ना कि A टू द पावर n B टू द पावर n किस तरह का स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तो वो ये इस तरह का जनरेट करेगा। खैर, ये मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बताई इतना सब कुछ कि भाई ये आपको समझना जरूरी है कि अगर कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है तो ये लैंग्वेज किस तरह का स्ट्रिंग आपका जनरेट करने जा रहा है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, सिमिलरली जैसे ये L1 आपका पता पड़ गया कि ये एक लैंग्वेज है। अब दूसरा लैंग्वेज आपका क्या लिखा हुआ है? L2। अब इसको भी प्यार से समझिए। देखिए ये L2 भी क्या है आपका? L2 में आप लिखे A टू द पावर m और B टू द पावर n, तो ये भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्यों? m ग्रेटर देन इक्वल टू m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि A स्टार B स्टार है। तो दो रेगुलर लैंग्वेज का कॉन्कैटिनेशन हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? B टू द पावर n और A टू द पावर m, अगेन B स्टार A स्टार है। तो फिर से ये क्या हो गया? ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ देखिए, दिस वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस वन इज आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन, और दो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर यूनियन कर दीजिएगा तो वो भी आपका क्या बन जाता है? रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी आज ही के क्लास में मैंने आपको बताया। तो फाइनली जो है ये आपका बिल्कुल वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही रेगुलर लैंग्वेज है। तो अभी तक तो बस मैंने आपको ये बताया कि ये रेगुलर लैंग्वेज क्यों है, ये रेगुलर लैंग्वेज क्यों है, ये आप कैसे समझ रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया। किसी भी ग्रामर को, लैंग्वेज को देख करके, बड़ी आसानी से लैंग्वेज को देख करके आप एक्सप्रेशन उसको समझ सकते हैं कि ये रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है ना? तो रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं तो वो रेगुलर लैंग्वेज है, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। समझ गए आप? तो चलिए अब क्या करना है, इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा, इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? सेट थ्योरी में अपन पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्शन वही होता है जो दोनों सेट में कॉमन हो। अच्छा आप बताइए, यहाँ सेट की बात नहीं हो रही, यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है। तो अब यहाँ आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मैम जो दोनों लैंग्वेज में कॉमन हो। तो देखिए, आप जब आप इतना समझ ही गए तो अब कुछ रहा ही नहीं समझाने को। यहाँ A टू द पावर m है और B टू द पावर n, ये मिनिमम है। और यही सेम चीज किस में है? A टू द पावर m और B टू द पावर n इस लैंग्वेज में भी है। तो अगर इन दोनों लैंग्वेज को हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों का कॉमन ढूंढेंगे, तो दोनों का कॉमन क्या है? A टू द पावर n और B टू द पावर n है। तो यही बात हमने यहाँ लिख दिया, A टू द पावर m और B टू द पावर n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब सिंबल तो आप लोग फैमिलियर हैं, सेट थ्योरी में बचपन से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब हम ये दो रेगुलर लैंग्वेज को इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास जो लैंग्वेज निकल के आया वो भी रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि ये निकल के आया A टू द पावर m B टू द पावर n। ये ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया है कि दिस इज ऑल्सो, दिस रिप्रेजेंट्स रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया, क्या क्या बताया, मैं थोड़ा समरी कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया आपको। मैंने आपको बताया रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन और नॉट। तो 6 पॉइंट उसमें बताया, इसको लिख करके अच्छे से समझ, ध्यान से उसको फिर से देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने बताया कि व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर, फिर व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज। उसके बाद मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी बताया कि अगर यूनियन ऑपरेशन क्लोजर को सपोर्ट करता है, अगर नहीं बल्कि करता ही है रेगुलर लैंग्वेज में, तो कोई दो रेगुलर लैंग्वेज अगर है तो उसके ऊपर अगर हम लोग यूनियन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? रेगुलर लैंग्वेज। सिमिलरली कोई दो रेगुलर लैंग्वेज आपके पास है और उसके ऊपर से आप क्या करिएगा? यूनियन के बाद इंटरसेक्शन, तो वो जो लैंग्वेज मिलेगा दैट इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको मैंने आज बता दिया। इसके आगे जो प्रॉपर्टी है उसको अगले क्लास में मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो इसको प्यार से आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। हमको पूरा उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आया तो मुझे सपोर्ट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमेशा की तरह इसको शेयर कर दें, और चैनल पर देख रहे हैं यूट्यूब
यूट्यूब पर, तो इसको कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, मजे में रहिए, ध्यान से पढ़िए। टेक केयर, थैंक यू, बाय। मैं फिर मिलूंगी आपको अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। ओके, चलिए।